नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं एक बिल्कुल नई प्रोग्रेशन फैंटेसी नॉवल से, जिसका नाम है अनरिटन अथॉरिटी। ये कोई टिपिकल कल्टिवेशन स्टोरी नहीं है। यहाँ पावर डेस्टिनी से नहीं मिलती और ना ही कोई चोजन वन ट्रोप है। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रोलॉग और चैप्टर 1-2 के बारे में बात करूंगा, ताकि आप समझ सको ये स्टोरी किस टाइप की है, इसका टोन क्या है और क्या ये आपके टेस्ट की है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये नॉवेल आप बिल्कुल फ्री में रॉयल रोड पर पढ़ सकते हो। कोई पेवॉल नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। अगर आपको स्लो बर्न स्टोरीज पसंद है जहां पावर अर्न की जाती है, पॉलिटिक्स लेयर्ड होती है और सिस्टम खुद एक केज होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं अनरिटन अथॉरिटी के प्रोलॉग से। प्रोलॉग। कल्टिवेशन की पहली सांस से पहले 6 स्टार्स खामोशी में साथ आते हैं। एक थ्रोन के लिए जहां विल दिखाई जाती है, एक क्राउन ऊपर संभालने और बने रहने के लिए। 4 पिलर्स कंपस की दिशाओं पर खड़े हैं, हेवन के जोड़ों का वजन उठाने के लिए। फिर भी कॉस्मिक लॉ की लिखावट में एक लाइन टूट सकती है, एक सोल में कमी हो सकती है, क्योंकि जो मिटते हाथों से लिखा गया है वही अनरिटन विल सोल मांगती है। ये पोएम किसी भी सेक्ट से पुरानी थी, किसी भी किंगडम से पुरानी, उन जमीनों से भी पुरानी जो अभी भी उनका नाम याद रखती थी। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने लिखा था, बस इतना पता था कि ये उन सिस्टम से पुराना था जो अब कल्टिवेशन को चलाते हैं, वो डॉक्ट्रिन्स जो पावर को रैंक्स, पाथ्स और परमिशंस में बांटते हैं। कुछ लोग मानते थे कि ये एक पुराने मैनुअल का हिस्सा था, दूसरों ने इसे सिर्फ एक मेटाफर कहकर टाल दिया, उस जमाने की एक निशानी जब कल्टिवेटर्स अभी भी डाउ को लेकर रोमांटिक हुआ करते थे। फिर भी वो पोएम बची रही, चुपचाप मास्टर से डिसाइपल तक पहुंचती रही, मार्जिनल नोट्स में छुपी हुई, भूले बिसरे पत्थरों पर लिखी हुई, उन जगहों पर धीरे से बोली गई जहां कस्में खाई जाती थी और फ्यूचर्स का चुपके से सौदा किया जाता था। ये 6 फाउंडेशंस बैलेंस और डिज़ाइन की बात करती थी, और नाकामी की भी। ज़्यादातर लोगों ने उस हिस्से पर ध्यान न देना ही बेहतर समझा। दुनिया को पक्का भरोसा पसंद था, उसे स्ट्रक्चर पसंद था, उसे ऐसा डाउ पसंद था जिसे कैटलॉग किया जा सके, नापा जा सके और लागू किया जा सके। वक्त के साथ कल्टिवेशन समझने के बजाय सिर्फ मानने के बारे में बन गई, अप्रूव्ड पाथ्स चुनने के बारे में, खुद को न बदलने वाले आर्थ से बांधने के बारे में, और तभी आगे बढ़ने के बारे में जब इजाज़त मिले। हेवंस ने कोई एतराज़ नहीं किया, उन्होंने कोई दखल नहीं दिया, वो बस देखते रहे। 2 मिलियन साल बीत चुके थे जब आखिरी बार लॉज को सच में एक करने वाला इस दुनिया में चला था। तब से बॉर्डर्स बंद हो गए, डॉक्ट्रिन सख्त हो गए और पावर ने खुद को ऑर्डर की शक्ल में छुपाना सीख लिया। अथॉरिटी अब ऊपर से नहीं आती थी, वो इंस्टीट्यूशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और ध्यान से लिखे गए रूल्स के जरिए घूमती थी। जो कभी जीता जागता लॉ था वो इनहेरिटेंस बन गया, और इनहेरिटेंस जब उसे परखा न जाए तो वो खराब होने लगती है। बाहर की दुनिया से कटी हुई एक जमीन में जहां उम्मीदों को नाप तोल कर रखा जाता था और फ्यूचर्स पहले ही तय हो जाते थे, एक बच्चा एक दिन उस पुरानी पोएम के नीचे दबे मतलब को समझेगा। फिलॉसफी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज की तरह जिसे रोका नहीं जा सकता, कि वो 6 स्टार्स कभी बराबर नहीं थे, कि बैलेंस को मान लिया गया था, उसकी कोई गारंटी नहीं थी, और ये कि मिटते हाथों से बनाया गया सिस्टम हर उस विल का अंदाजा नहीं लगा सकता था जिसे वो एक दिन बांधने की कोशिश करेगा। डाउ टूटा हुआ नहीं था, वो इनकम्प्लीट था, और उस अधूरेपन में कहीं एक अथॉरिटी इंतजार कर रही थी, जो लॉ में नहीं लिखी गई थी, जो हेवन ने नहीं दी थी, बल्कि जिस पर हक जताया गया था। चैप्टर 1 द अवेकेंड केज। वो हाथ जो सोल की पहली लाइन लिखता है, वो शायद ही कभी आपका अपना हक होता है। एक थ्रोन दूसरों की विल से बनाया जाता है, पहाड़ चढ़ने के लिए एक पाथ पहले से तय होता है। क्राउन का फासला एक उधार लिया हुआ ख्याल है, एक धुंधला पड़ता हुआ मिला हुआ सपना। लेकिन उस मिट्टी में जहाँ जंजीरें बोई जाती हैं, खामोश गुस्से का एक बीज बड़ा होता है,
जियोली के बैरन प्रोविंस के उत्तरी इलाकों में, जहां दुनिया धुंध और यादों में खो जाती थी, जंगलों में एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ शोर की कमी से कहीं ज्यादा थी। ये गहरी जड़ों और धीमी रफ्तार वाले वक्त की खामोशी थी, एक ऐसी ठंडक जिसे महसूस किया जा सकता था, जो उस जमीन और वहां रहने वाले लोगों में समा गई थी। ये रेवरेंट पाइन क्लैन का इलाका था। उनकी लकड़ी के हॉल और पत्थर की कुटियाएं खुद पहाड़ से उगी हुई लगती थी, एक ऐसी जगह पर जिंदा रहने की जिद्दी निशानी जिसे दुनिया ने बंद करके भुला दिया था। क्लैन की शोर शराबे से आधे दिन की पैदल दूरी पर, जहां पुराने आयरन वुड्स खामोश पहरेदारों की तरह खड़े थे, एक लड़का उलझी हुई जड़ों के पास अपनी पीठ टिकाकर बैठा था। उसका नाम यान शू था। 14 सर्दियों ने उसके शरीर को एक सतर्क दुबलापन दे दिया था। उसकी आंखें बंद थीं, इसलिए नहीं कि वो ज़मीन की हल्की और जंगली ची को खींचने के लिए मेडिटेशन कर रहा था, बल्कि इसलिए ताकि वो खामोशी के पार सुनने की कोशिश कर सके। यहाँ क्लैन की लगातार होने वाली आवाज़ें, भट्टी, ड्रिल्स और उम्मीदों का बोझ उस तक नहीं पहुँच सकते थे। 2 दिनों में ग्रैंड अवेकनिंग सेरेमनी पुराने पत्थर के डिस्क पर उसकी सोल की ताकत की जांच करेगी। एक भविष्य तय किया जाएगा। जो शांति वो ढूंढ रहा था वो कच्ची थी, जो इंतजार और डर के बीच एक पतली परत जैसी थी। जंगल ने उसे कोई दिलासा नहीं दिया, बस एक गहरी और पुरानी स्थिरता दी। उस स्थिरता में यादें उभर कर आईं, साफ और एकदम सटीक। वो सपने नहीं थे, बल्कि बीते हुए पल सामने आ रहे थे। 5 साल पहले हीलिंग हॉल्स के पास वाली कुटिया। हवा अदरक के उबलने और मायूसी की महक से भरी थी। जंगल की साफ सड़न जैसी नहीं, बल्कि एक अदृश्य दुश्मन से घिरे समाज की खट्टी और डरावनी बदबू। रेड स्पॉट फीवर व्यापार वाले रास्तों से नीचे आया था, एक तेज और बेरहम बीमारी जिसने आम लोगों और निचले स्तर के कल्टीवेटर्स दोनों को खत्म कर दिया था। 9 साल का यान शू एक बिस्तर पर लेटा था, पतली चादर के नीचे कांप रहा था। उसका अपना बुखार बाहर मची तबाही की एक हल्की गूंज जैसा था। उसके पिता यान लो अपनी कुटिया के इकलौते कमरे में अपने ही घर में एक भूत की तरह घूम रहे थे। उस आदमी का कोमल चेहरा थकावट से सूख गया था। उसके हकीम वाले हाथ, जो आमतौर पर हड्डियां बिठाने या दवाई बनाने में बहुत सधे हुए रहते थे, अब हल्के से कांप रहे थे। फ्रॉस्टवॉट चाय का दूसरा बैच तैयार है ना? यान लो ने कहा। उनकी आवाज़ एक सूखी रगड़ जैसी थी। उन्होंने एक मिट्टी के कप में गंदा दिखने वाला तरल पदार्थ छाना। यानशू की माँ लीना दीवार के सहारे बैठी थी। उनके पीले माथे पर पसीने की चमक थी। चौथे रैंक की कल्टीवेटर होने के नाते उनकी वाटर अट्यून्ड ची को ऐसी मामूली बीमारी का सामना करने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन वो बीमारी अजीब थी। ऐसा लगता था कि वो उसी ताकत को खा रही है जिसका इस्तेमाल उससे लड़ने के लिए किया जा रहा था। उनकी सांसों से एक गीली और भारी आवाज़ आ रही थी जो उस छोटी सी जगह में गूंज रही थी। इसे बड़े घर के बच्चों के लिए बचा लो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी कभी हुक्म देने वाली आवाज़ अब सिर्फ एक बारीक आवाज़ बनकर रह गई थी। ये चाय से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है लो, ये तुम्हारे खून की आग को ठंडा कर देगी, यान लो ने कहा, उनके पास घुटनों के बल बैठते हुए। उनके चेहरे पर एक विनती थी कि वो मान जाएं। उनके अंदर का हकीम और पति आपस में लड़ रहे थे और दोनों हार रहे थे। अपने बिस्तर से यानशू देख रहा था, उसके बच्चों वाले दिमाग को कमरे में मौजूद बड़ों वाले डर को समझने की कोशिश कर रहा था। पिताजी इसे ठीक कर देंगे, उसने कहा, किसी और से ज्यादा खुद से। लीना ने अपना सिर घुमाया, उनकी आंखों ने उसे ढूंढ लिया। बीमारी से धुंधली होने के बावजूद उनमें वही पुरानी मजबूत गर्मी थी। तुम्हारे पिता, उन्होंने एक कमजोर मुस्कान के साथ कहा, जियोली के सबसे जिद्दी आदमी हैं। वो एक कप से लहरों का मुकाबला करते हैं। यान लो वापस नहीं मुस्कुराए। वो उनकी उंगलियों को देख रहे थे, जहां चमड़ी के नीचे लाल रंग का एक धुंधला जाल जैसा पैटर्न उभरने लगा था। ये आखिरी निशानी थी। उनके कंधे झुक गए, एक खामोश हार जो यानशू के लिए किसी भी चिल्लाने से ज्यादा डरावनी थी। एल्डर्स ने, यान लो ने कहना शुरू किया। नफरत और बेबसी से उनके शब्द उलझ गए थे। मुख्य इलाके को बंद कर दिया है, लीना ने उनकी बात पूरी की। उनकी पुरानी आग की एक झलक दिखी। वो अपने खास खानदानों को बचा रहे हैं, हम फालतू डालियां हैं। उन्होंने ये बात खुद पर तरस खाकर नहीं, बल्कि एक ठंडी और कड़वी सच्चाई की तरह कही। एक नाजायज बेटी होने की उनकी पहचान हमेशा उनके लिए एक बचाव रही थी, अब वो एक मौत की सजा बन गई थी। यान लो के कांपते हाथ ने उनके बालों को छुआ। मैंने अपनी आखिरी ची बूढ़े फैन के पोते पर इस्तेमाल कर दी। वो लड़का शायद जिंदा बच जाए, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। वो बात उस जहरीली हवा में ठहर गई। एक हकीम जो खाली हो चुका था, एक योद्धा जो अंदर से घिरा हुआ था। लीना ने हाथ ऊपर किया।
उनका हाथ हैरानी की हद तक स्थिर था जब उन्होंने उनके हाथ को ढक लिया। तुम उन्हें बचा सकते थे जिन्हें तुम बचा सकते थे। यही तुम्हारा रास्ता है। ये एक अच्छा रास्ता है। उनकी नज़र यानशु की तरफ मुड़ी, बुखार की धुंध के पार उसे गहराई से देखते हुए। यानशु, सुनो। वो अपनी कोहनी के सहारे ऊपर उठा, दिल तेजी से धड़क रहा था। ये दुनिया पिंजरों का एक सिस्टम है, उन्होंने कहा। हर शब्द एक कोशिश थी। क्लैन, स्टेटस, तुम्हारे कोर का ग्रेड, वो तुम्हें तुम्हारी सीमाएं बताएंगे। वो तुम्हारी कहानी तुम्हारे लिए लिखेंगे। खांसी के एक दौरे ने उन्हें जकड़ लिया। जब वो बीत गया तो उनकी आवाज़ और भी कमज़ोर हो गई। इसके लिए उनसे नफरत मत करना, लेकिन उन पर यकीन भी मत करना। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है, जिसे तुम्हें ढूंढना है, भले ही तुम्हें इसके लिए सड़क उखाड़नी पड़े। उन्होंने वापस यानलो की तरफ देखा। सारा दिखावा खत्म हो चुका था। सिर्फ एक गहरा और थका हुआ प्यार बचा था। मेरे जिद्दी हकीम, मेरे नेक और बहादुर इंसान, ये एक अच्छी जिंदगी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की। वो उन्हें अपने पति के चेहरे पर तब तक टिकाए रखी जब तक कि उनके अंदर की रोशनी बस बुझ नहीं गई, जैसे तेल के बिना एक चिराग। उनकी सांसों की वो भयानक आवाज रुक गई, जिससे एक ऐसी खामोशी छा गई जो बाहर की किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। यानलो नहीं रोए। उनके गले से एक छोटी सी टूटी हुई आवाज निकली, जैसे जमीन के अंदर कोई जड़ टूट गई हो। उन्होंने अपना माथा उनके जुड़े हुए हाथों पर रख दिया और वहीं बैठे रहे, बिल्कुल स्थिर, जैसे दोपहर की रोशनी फर्श पर रेंगती हुई खत्म हो गई। घंटों बाद या शायद मिनटों बाद वक्त का मतलब खो चुका था। यानलो हिले। उन्होंने धीरे से लीना का हाथ नीचे रखा, खड़े हुए और चूल्हे की तरफ चले गए। उन्होंने सुलगते कोयलों को हवा दी, एक लकड़ी डाली। वो यानशु के बिस्तर के पास आए, अपनी कलाई के पिछले हिस्से से उसका माथा महसूस किया। बुखार उतर रहा है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ अब अजीब तरह से शांत और साफ थी। तुम्हें उनसे जो गुण मिले हैं वो ज्यादा मजबूत हैं, वो तुम्हें बचा लेंगे। पिताजी, यानशु ने फुसफुसाते हुए कहा। आखिरकार उसके चेहरे की गंदगी को चीरते हुए आंसू बह निकले। यानलो बिस्तर के कोने पर बैठ गए। उनके हाथों की कपकपी जा चुकी थी, उसकी जगह एक डरावनी स्थिरता ने ले ली थी। वो सही कह रही थी। तुम्हें पता है पिंजरों के बारे में? मुझे मजदूरी वाला पिंजरा मिला, उन्हें कमतर पैदाइश वाला पिंजरा मिला। उन्होंने मुझे एक नया पिंजरा दिया, हकीम का रोल। ये एक बेहतर पिंजरा था, पर था तो पिंजरा ही। मैंने इसकी दीवारों को इसलिए मान लिया क्योंकि इनके अंदर मेरे पास वो थी, मेरे पास तुम थे। उन्होंने उस छोटी सी बीमारी से भरी कुटिया में चारों ओर देखा। अब दीवारें खाली हैं। उन्होंने एक गहरी और भारी सांस ली। वो तुम्हारे लिए आएंगे, क्लैन जिन, तुम्हारे नाना। मेरी सेवा और उनका खून, भले ही वो कितना भी हल्का हो, उन्हें तुम्हें अपनाने के लिए मजबूर कर देगा। दुनिया ऐसे ही चलती है। तुम जाओगे, तुम अब यानशु नहीं बल्कि जिन यानशु होगे। ये याद रखना, नाम पहली जंजीर है जो वो देते हैं। ये खाने, छत और सिखाने के साथ आता है, और इसके साथ आता है कर्ज का एक खाता। यानशु के आंसू चुपचाप बहते रहे। वो इसे पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था, पर उसके पिता की आवाज के उस आखिरी पन ने उसे अंदर तक कंपा दिया। मेरा रास्ता यहीं खत्म होता है, यानलो ने खड़े होते हुए कहा। वो मेज की तरफ बढ़े जहां उनके इलाज के औजार रखे थे। उनमें एक पेज चांदी की हड्डी वाली सुई थी। इलाज के लिए नहीं, तुम्हारा रास्ता शुरू होता है। उन्हें इसे पूरा मत लिखने देना, जगह छोड़ देना, खाली जगह छोड़ देना, उसके लिए जो तुम बनोगे। उन्होंने सुई उठाई। इलाज के लिए नहीं। पिताजी, नहीं, यानशु चिल्लाया। उठने की कोशिश की, पर उसके हाथ पांव पानी की तरह कमजोर थे। यानलो ने आखिरी बार उसे देखा। उनकी आंखें एक बड़े प्यार से भरी थीं, जिसमें सारा दर्द समाया हुआ था। हकीम के पास अपनी बीमारी से लड़ने के लिए अब कोई चीज नहीं बची है, पर एक पिता ये पक्का कर सकता है कि उसके बेटे का रास्ता उसे सड़ते हुए देखने के बोझ से न दबे। उनकी आवाज कोमल और पक्की थी। शु, जंगल को याद रखना, वो पत्थर की दरारों में उगता है। इससे पहले कि यानशु एक भी शब्द बोल पाता, यानलो ने अपनी पीठ घुमा ली। वहां एक तेज और अनुभवी हलचल हुई। एक हकीम के शरीर की जानकारी का इस्तेमाल एक भयानक आखिरी फैसले के साथ किया गया। एक हल्की सी आह, दर्द की नहीं बल्कि आजादी की। फिर जमीन पर एक शरीर के गिरने की हल्की सी आवाज आई। आखिरी पिंजरा खुल चुका था। इसके बाद जो खामोशी छाई, वो वही खामोशी थी जो अब 14 साल के यानशु को आयरन वुड के नीचे घेरे हुए थी। ये एक ऐसी खामोशी थी जो कभी सच में टूटी नहीं थी, बस उसे साथ लेकर चला गया था। अभी के समय में उन विशाल और बेपरवाह पेड़ों के नीचे यानशु ने अपनी आंखें खोली। याद पीछे हट गई, अपनी पक्की निशानियां उसके सोल पर छोड़ते हुए। उसके नीचे की गीली मिट्टी, दूर एक चिड़िया की आवाज, ये सब सच था, पर ऐसा लगता था जैसे ये उस पुरानी और बुनियादी नुकसान की सच्चाई के ऊपर बिछी हुई हो।
उसे क्लैन जिन उसके नाना ने अपना लिया था। वो जिन यानशू बन गया था। उसे मुख्य खानदान की दुनिया के किनारे पर एक जगह दी गई, खिलाया पिलाया, कपड़े पहनाए और क्लैन के तरीकों की शिक्षा दी गई। उसने 3 मुख्य ग्रेड्स लो, मिडिल, हाई के बारे में सीखा और ये भी कि वो किसी की तरक्की की रफ्तार कैसे तय करते हैं। उसने 6 पॉइंटेड सोल डॉक्ट्रिन के बारे में सीखा, एक रहस्य की तरह नहीं बल्कि एक सख्त सिलेबस की तरह। उसने राजनीति, इतिहास और उस अटत खामोश नियम के बारे में सीखा कि मुख्य खानदान की विल ही क्लैन की विल है। और इस सब के बीच उसे जंगल याद रहा, उसे पत्थर की दरार याद रही, उसे उन खाली जगहों की याद रही जिन्हें छोड़ने के लिए उसके पिता ने कहा था। 2 दिनों में वो अवेकनिंग स्टोन पर उसकी किस्मत की पहली बड़ी लाइन लिखने 2 दिनों में वो अवेकनिंग स्टोन पर उसकी किस्मत की पहली बड़ी लाइन लिखने की कोशिश करेंगे। वो एक औजार देखेंगे, मुख्य खानदान की शान को सहारा देने वाला एक खंभा। यानशू खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से चीड़ की पत्तियां झाड़ते हुए। उसका चेहरा शांत था, एक ठहरी हुई झील की तरह, लेकिन उसके पेट की गहराई में, जहां 5 साल पहले एक बीमारी से भरी कुटिया में खामोश गुस्से का बीज बोया गया था, उसने उगती हुई सच्चाई की पहली हलचल महसूस की। ब्रश वो चलाएंगे, इंक वो देगा, और वो उस रंग की नहीं होगी जैसी वो उम्मीद कर रहे हैं। चैप्टर 2 व्हाई नॉट द थ्रोन। ग्रैंड अवेकनिंग सेरेमनी की सुबह किसी धूमधाम के साथ नहीं बल्कि एक धीमी और गंभीर भारीपन के साथ आई, जो क्लैन की पत्थरों वाली नींव से निकलकर पूरी हवा में समा गई थी। पहली रोशनी के साथ ही वो इलाका हलचल की एक नदी जैसा बन गया था, जो रेवरेंट पाइन क्लैन के दिल फाउंडर्स कोर्टयार्ड की तरफ बह रही थी। परिवार अपने 14 साल के बच्चों को कोहरे भरी गलियों से ले जा रहे थे। पिताओं ने झूठे भरोसे से कंधे थपथपाई, माताओं ने कांपते हाथों से कॉलर ठीक किए और छोटे भाई बहन बोरियत और हैरानी के मिले जुले भाव से पीछे पीछे चल रहे थे। हवा में घबराहट भरी बातों की गूंज, बेहतरीन कपड़ों की सरसराहट और जल्दी जल्दी खाए गए नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। याद रखना, गहरी सांसें लो, स्टोन को घबराहट का उतना ही पता चलता है जितना तुम्हारी ताकत का, एक थके हुए पिता ने अपने बेटे से बुदबुदाते हुए कहा, जो अपनी हथेलियों को बार बार अपनी जांघों पर पहुंच रहा था। आंटी लिन कहती हैं कि अगर ये तेज चमका तो तुम्हें डिसाइपल्स विंग में एक प्राइवेट कमरा मिल सकता है, एक लड़की ने दूसरी से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। बेवकूफ मत बनो, तेज चमक मेन फैमिली के लिए होती है, हमारे लिए एक टिकी हुई रोशनी ही आशीर्वाद है। इसका मतलब है कि तुम काम के हो, बेकार नहीं, एक बड़े भाई ने टोकते हुए कहा। उसका लहजा अनुभव की वजह से कड़वा था। भीड़ के पिछले हिस्से में दूर के रिश्तों वाले भाई बहन इकट्ठा थे। मैंने सुना है कि जिनरू अभी से अपने फायर पाथ के तरीकों की प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि स्टोन तो उसके लिए बस एक औपचारिकता है। बिल्कुल है, उसे इस पीढ़ी की सबसे तेज चमक मिलेगी। हमारा काम बस ये है कि हम अपने माँ बाप को पूरी तरह शर्मिंदा न करें। एक हल्की रोशनी ना होने से तो बेहतर है। 40 से ज्यादा बच्चे, इस उम्र के सभी लोग उस बड़े आंगन में भेज दिए गए। वो घिसे पिटे फर्श पर आड़ी तिरछी कतारों में खड़े थे, जिनका चेहरा ऊंचे मंच की तरफ था। उस पर क्लैन के 5 पिलर्स बैठे थे। पेट्रियार्क जिन जोंग अपनी नक्काशीदार कुर्सी पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे, और 4 एल्डर्स जिन फेन, सू वे, लाओ चेन और ग्रैनी वैन सख्त पहरेदारों की तरह उनके अगल बगल थे। उनके सामने काले पत्थर के स्टैंड पर अवेकनिंग स्टोन रखा था। वो एक साधारण सी चीज थी, स्लेटी पत्थर की एक चिकनी डिस्क, लगभग बैलगाड़ी के पहिए जितनी चौड़ी, जिसके बीच में एक गहरा 6 कोनों वाला स्टार खुदा हुआ था। वो किसी पवित्र चीज के बजाय पुराने घिसे हुए चक्की के पत्थर जैसा लग रहा था। जब पेट्रियार्क जिन जोंग ने हाथ उठाया तो फुसफुसाहटें थम गई। उनकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी, जो बिना किसी मेहनत के पीछे तक पहुंच गई थी। तुम क्लैन के अतीत और उसके भविष्य के सामने खड़े हो, उन्होंने शुरू किया। उनकी आंखें उन जवान चेहरों को देख रही थी, जिनमें से कुछ उत्साहित थे और बहुत से डरे हुए। ये स्टोन तुम्हारे सपने नहीं देखता, इसे तुम्हारी उम्मीदों की कोई परवाह नहीं। ये सिर्फ एक चीज नापता है, तुम्हारी सोल की निवाली की क्षमता, तुम्हारे अंदर का मोनार्क्स थ्रोन। ये हमें तुम्हारे कोर का ग्रेड बताता है, तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारी काबिलियत। वो रुके और शब्दों को खामोशी में बैठने दिया। एक तेज चमक का मतलब है हाई ग्रेड कोर, ग्रेनाइट जैसी निवाली, जो भारी वजन उठाने और ऊंचा उठने के काबिल है। ये बहुत कम मिलता है। ये क्लैन के लिए एक तोहफा है और उसे पाने वाले के लिए एक भारी जिम्मेदारी। उनकी नज़र बहुत हल्के से उस तरफ गई जहां उनका पोता जिनरू सबसे आगे गर्व से खड़ा था।
एक टिकी हुई साफ चमक मिडिल ग्रेड कोर है, हमारे क्लैन की पक्की जमीन, मजबूत, भरोसेमंद, वो सीमेंट जो दीवार को मजबूती से थामे रखता है। तुम में से ज्यादातर लोग यहाँ अपनी जगह पाएंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें सिर्फ फर्ज है। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। एक हल्की चमक लो ग्रेड कोर है, रास्ता खड़ा है, तरक्की धीमी है। ऊपर चढ़ने के लिए तुम्हारी विल इरादे की लोहे की होनी चाहिए, लेकिन क्लान को दिमाग के साथ साथ हाथों की भी जरूरत है, चमक के साथ साथ अडिग रहने की भी। आखिर में उनका लहजा सपाट और आखिरी फैसला जैसा हो गया। और अगर स्टोन अंधेरे में ही रहता है तो तुम्हारे पास कोई कोर नहीं है। कल्टीवेशन का रास्ता तुम्हारे लिए बंद है। क्लान के लिए तुम्हारी सेवा दूसरे तरीके की होगी। अगर ये तुम्हारा नतीजा हो तो रोना मत। दाओ के बहुत से दरवाजे हैं, तुम्हें बस दूसरी की तरफ भेज दिया गया है। उन्होंने एल्डर जिन फैन की तरफ सिर हिलाया। हम शुरू करते हैं। स्टोन, हमारे भविष्य की परख करने दो। एक एक करके एक स्क्रोल से नाम पुकारे गए। पहला बच्चा, एक निचले खानदान का लड़का, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। जब उसने ठंडे स्टार वाली नक्काशी पर अपने हाथ रखे तो उसके हाथ कांप रहे थे। सबकी सांसें थम गई। स्टोन की सतह से एक हल्की टिमटिमाती रोशनी निकली जो कमजोर और डगमगाती थी। लो ग्रेड कोर। लड़के के कंधे राहत से झुक गए। ये अंधेरा नहीं था। उसका परिवार जो किनारे से देख रहा था, उसने राहत की एक ठंडी सांस ली। ये सिलसिला चलता रहा। वो स्टोन एक बेरहम और खामोश जज था। एक लड़की ने हल्की, थोड़ी मजबूत रोशनी दी, फिर भी लो ग्रेड। एक लड़के ने एक टिकी हुई न डगमगाती रोशनी दी, मिडिल ग्रेड। उसका पिता जो एक गार्ड था, उसने हवा में मुक्का मारा। उसके चेहरे पर गर्व की एक झलक थी। वहां दिल टूटने के पल भी आए। एक लंबे, गंभीर दिखने वाले लड़के ने अपने हाथ नीचे रखे। स्टोन अंधेरे में रहा, बेजान और मरा हुआ। लड़का बिना कुछ समझे देखता रहा, फिर ऐसे पीछे हटा जैसे उसे कोई चोट लगी हो। भीड़ में उसकी माँ की एक दबी हुई सिसकी सुनाई दी, इससे पहले कि उन्हें वहां से ले जाया जाता। लड़का अकेला खड़ा था। उसका भविष्य पूरे क्लैन के सामने धूल में मिल गया था। जिन कुओ, एल्डर जिन फैन का पड़पोता, अकड़ता हुआ आया। उसने पूरे भरोसे से अपने हाथ स्टोन पर पटके। जवाब में एक मजबूत और साफ रोशनी निकली जिसने पूरी डिस्क को भर दिया। मिडिल ग्रेड कोर। सबसे तेज नहीं, पर मजबूत और पक्की। जिन फैन ने धीरे से मंजूरी में सिर हिलाया। जिन कुओं ने अपने दुश्मनों की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर सू लिंग आई। वो शांत ग्रेस के साथ बढ़ी। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने हल्के से छुआ। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर स्टोन जाग उठा। रोशनी आक्रामक नहीं थी, वो अचानक गहरी और शानदार चमक थी, जैसे स्लेटी पत्थर के अंदर कोई चिराग जल गया हो। इसमें कोई शक नहीं था, हाई ग्रेड कोर। एल्डर्स के बीच हैरानी और तारीफ की एक लहर दौड़ गई। ग्रैनी वेन के होठों पर एक मुस्कान की झलक आई। सू वे, जो उसकी दादी थी, बस देखती रहीं। उनकी हिसाब लगाने वाली आंखें पहले से ही आगे देख रही थीं। इंतजार की घड़ी अब खिंची हुई कमान जैसी हो गई थी। अब वो पल था जिसकी सबको उम्मीद थी। जिनरू। वो चला नहीं, वो शान से बढ़ा। वारिस, 10 साल की तैयारी और उम्मीदों का केंद्र। उसने मालिक वाले हक से अपनी हथेलियां स्टोन पर रखी। उसकी ठुड्डी ऊंची थी। जवाब तुरंत और जोरदार था। स्टोन धधक उठा। रोशनी बहुत तेज और हुक्म देने वाली थी, जिसने मंच के पास की सुबह की परछाइयों को पीछे धकेल दिया। हाई ग्रेड कोर। ये वही था जिसकी सबने भविष्यवाणी की थी। फिर भी इसे देखकर ये हकीकत बन गया। उसके भविष्य को पुख्ता कर दिया। जिन ताई का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पेट्रियार्क जिन जोंग आगे झुके। उनकी थकी हुई आंखों में राहत जैसी कोई चमक थी। ये एक मजबूत निवाली पक्की हो गई थी। और नाम आए, और हल्की रोशनियां, कुछ टिकी हुई रोशनियां। नाकाम होने वालों, लो ग्रेडर्स और बीच वालों की कतार बढ़ती गई। सूलिंग और जिन रू के शानदार हाई ग्रेड कोर मशालों की तरह अलग चमक रहे थे। आखिर में, लिस्ट के बिल्कुल आखिर में, अटेंडेंट की आवाज ने पुकारा, जिन यानशु। कुछ जिज्ञासु नजरें उसकी तरफ मुड़ी, ज्यादातर खाली या ध्यान न देने वाली थीं। हकीम का बेटा, वो बीमारी वाली कुटिया वाला, वो क्लैन के शोर शराबे का एक हिस्सा भर था, एक दुखद कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। यानशु आगे बढ़ा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसका दिल सीने में ढोल की तरह बज रहा था। वो जिन रू की नज़र महसूस कर सकता था, जो उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उस जगह पर थी जहां वो खड़ा था, जैसे उसे अभी से गुलामी के लिए नाप रहा हो। यानशु के हाथ मजबूत थे जब उसने उन्हें स्टोन पर रखा। सतह ठंडी थी और दिखने से कहीं ज्यादा चिकनी। उसने कुछ नहीं सोचा। उसने अपना दिमाग खाली कर दिया, एक कोरे कागज की तरह बन गया। स्टोन धधक उठा। ये सिर्फ रोशनी थी,
शुद्ध, बिना मिलावट की शानदार चमक। ये धड़कन दर धड़कन, तेजी दर तेजी उस चमक से मेल खा रही थी जो जिन रू और सू लिंग के लिए आई थी, हाई ग्रेड कोर। इसके बाद जो खामोशी छाई वो पूरी थी, और उस खामोशी से बहुत अलग थी जो जिन रू के लिए थी। वो उम्मीद के मुताबिक मिली परिष्ठी थी। ये बहुत बड़े झटके की खामोशी थी। एल्डर की हर कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। जिन फैन की आंखें सिकुड़कर पतली हो गईं। सू वे की स्थिरता और गहरी हो गई। लाओ चैन की भौहें ऊपर चढ़ गईं। ग्रानी वेन बस देखती रहीं। उनकी पुरानी आंखों में क्या था पढ़ा नहीं जा सकता था। जिन रू का चेहरा, जो एक पल के लिए गर्व की मूर्ति था, उसमें एक हिंसक बदलाव आया। झटका, यकीन न करना, और फिर एक जलाने वाला गुस्सैल गुस्सा उसके चेहरे पर छा गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। ये मामूली सा लड़का स्टोन इसके लिए ऐसे चमकने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इसकी निवाली की काबिलियत बराबर होने की हिम्मत कैसे हुई? जिन ताई का संतुष्ट चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह एक ठंडी और शक वाली नजर ने ले ली। पेट्रियार्क जिन जोंग सबसे पहले हिले। वो अपनी कुर्सी से उठे। उनकी हरकत धीमी और सोची समझी थी। वो मंच से नीचे उतरे। उनकी नजर यानशू पर टिकी थी। पूरा आंगन मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था जब पेट्रियार्क उस स्टोन के पास पहुंचे जहां यानशू अभी भी खड़ा था। उसके हाथ अब उसके बगल में थे। जिन जोंग उसके सामने रुके। उन्होंने स्टोन की तरफ नहीं देखा, उन्होंने यानशू के चेहरे को देखा, और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने देखने वालों को एक और गहरा झटका दिया। वो मुस्कुराए। ये दादा की मुस्कुराहट थी, जो गर्माहट से भरी हुई और बनावटी प्यार से भरी थी। यानशू, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी थी, जो पूरे खामोश आंगन में सुनाई दे रही थी। उन्होंने यानशू के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा। यानशू, जिन यानशू, इसे देखो, देखो तुमने क्या किया है। उन्होंने अभी भी चमकते स्टोन की तरफ बड़े अंदाज से इशारा किया। एक हाई ग्रेड कोर, शानदार। मुझे हमेशा से पता था कि मेरी बेटी का खून तुम्हारे अंदर मजबूती से बह रहा है। मैं उसकी सोच में उसकी आग देखता हूँ। उनकी आवाज झूठी भावनाओं से भर गई। लीना, तुम्हारी माँ, वो बहुत काबिल थी, बहुत निडर, एक सच्चे कल्टीवेटर का दिल। वो आज गर्व से रो रही होती। यानशू के अंदर एक ठंडी सख्त गांठ बन गई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहा, सम्मान देने वाला एक मास्क, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक तेज और कड़वी नफरत की चमक उठी। आपको हमेशा से पता था, याद एक तलवार की तरह थी। उसकी माँ लीना एक अलग थलग कुटिया में याद एक तलवार की तरह थी। उसकी माँ लीना एक अलग थलग कुटिया में मर रही थी, जबकि मुख्य इलाके के दरवाजे इसी आदमी के हुक्म पर बंद थे। उनकी आग, उसे घुटने और मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। ये लोगों के सामने गले लगाना, उनका नाम लेकर मिठास दिखाना एक नाटक था। ये क्लैन उसके चारों ओर अपनी पहली जंजीर लपेट रहा था, जिस पर झूठ का पानी चढ़ा था। उसे अपने कंधे पर उस हाथ का वजन गर्व की तरह नहीं, बल्कि एक जुई के पहले दबाव की तरह महसूस हुआ। क्लैन अपने अपनों को पहचानता है, जिन जोंग गरजते हुए बोले, भीड़ की तरफ मुड़कर। उनका हाथ अभी भी यानशू थामे हुए था। काबिलियत सबसे अनोखी मिट्टी में भी खिल सकती है। आज हेवन ने रेवरेंट पाइन क्लैन को नई पीढ़ी के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हाई ग्रेड नींव का आशीर्वाद दिया है। वो वापस मंच की तरफ मुड़े। उनका लहजा अब गंभीर अधिकार वाला हो गया था। इस तरह मैं अपने क्लैन के भविष्य के पिलर्स का ऐलान करता हूँ। जिनरू, आगे बढ़ो। जिनरू अपने जबड़े भींचे हुए अपने दादा के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखें यानशू के चेहरे को घूर रही थीं। मेरा पोता जिनरू शानदार हाई ग्रेड कोर का मालिक है। रेवरेंट पाइन क्लैन का वारिस होगा। वो फायर पाथ पर चलेगा, हमारी तलवार और हमारी शान। ये तय था। एल्डर्स और भीड़ की तरफ से सम्मान वाली तालियां बजीं। सूलिंग, आगे बढ़ो। लड़की जिन जोंग के दूसरी तरफ खड़े होने के लिए बढ़ी, बिल्कुल शांत और गंभीर। वुड की कोमल ताकत वाला एक शानदार हाई ग्रेड कोर। तुम्हारी परवरिश एक भविष्य के एल्डर के रूप में होगी, जो हमारे क्लैन की जान को बचाने और बढ़ाने वाली हकीम होगी। और जिन यानशू, पेट्रियार्क की पकड़ मजबूत हो गई। यानशू को सूलिंग के बगल में खड़ा होने के लिए खींचा गया, जिससे क्लैन के सामने वो तिकड़ी पूरी हो गई। एक शानदार हाई ग्रेड कोर, जो हमारे खून में मौजूद जिंदा दिली का सबूत है। तुम्हारी परवरिश और ट्रेनिंग क्लैन के भविष्य के एल्डर के रूप में की जाएगी। तुम स्ट्रेंथ पाथ पर चलोगे, हमारे लोगों की न झुकने वाली ढाल, वो नींव जिस पर तुम्हारे भाई बहन ऊपर उठेंगे। ये ऐलान यानशू की आत्मा पर किसी शारीरिक चोट की तरह लगा। भविष्य का एल्डर, ये एक सम्मान जैसा लग रहा था, पर ये एक सजा थी। ये एक डिब्बा था।
उसे स्ट्रेंथ पाथ बनना था, एक मेहनत वाला, इस्तेमाल होने वाला खंभा। उसका हाई ग्रेड कोर जो चमक में जिन रू के बराबर था, उसे तलवार नहीं बनना था, उसे अगुवाई नहीं करनी थी, बल्कि उस दीवार का हिस्सा बनना था जो असली वारिस की रक्षा करती थी। उसे एक फैंसी नाम वाला नौकर बनना था, जिसकी काबिलियत को उसके लिए चुने गए पाथ से बांध दिया गया था। उसका भविष्य जिन रू की कहानी के एक मददगार किरदार की तरह लिखा गया था। पेट्रियार्क ने अपने 3 नए पिलर्स को देखा। क्लान ने तालियां बजाईं, आवाज की एक ऐसी लहर जो यानशु को एक बहुत बड़े पत्थर के दरवाजे के बंद होने जैसी लगी। जैसे ही सेरेमनी खत्म हुई और भीड़ दिन की सरप्राइज वाली खबरों के साथ तितर-बितर होने लगी, यानशु अलग खड़ा रहा। उसने देखा कि जिन रू अपने साथियों की तरफ से दी जा रही बधाइयों को ले रहा था, अभी से एक नन्हे राजा की तरह बर्ताव कर रहा था। उसने देखा कि सूलिंग को उसकी दादी चुपचाप किसी जरूरी बातचीत के लिए ले जा रही थी। उसने अपने खुद के हाथों को देखा जिन्होंने उसी अंधा कर देने वाली रोशनी को बुलाया था। उसके पेट में एक ठंडी साफ आग जल उठी जो नफरत को चीरती हुई झटके को जलाकर खत्म कर रही थी। मैं क्यों नहीं कर सकता? सवाल खामोश था, पर वो उसकी सोल की नई जागी हुई जगह में गूंज उठा। स्टोन ने उन्हें बराबर घोषित किया था। क्लैन ने तुरंत उन्हें मालिक और नौकर बना दिया। उसे एक एल्डर बनना था, नींव का एक खंभा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा और उस चमकते हुए पत्थर से दूर गया, पहला अनचाहा ख्याल जो उसके दिमाग में बना तेज और खतरनाक था। Why not the throne? तो ये था प्रोलॉग और चैप्टर 1-2 का ब्रेकडाउन, बिना मेजर स्पॉयलर्स के। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपको ये आइडिया पसंद आया कि जिंदगी पहले डिसाइड होती है और अथॉरिटी इनहेरिट होती है, अर्न नहीं, तो आप अनरिटन अथॉरिटी को रॉयल रोड पर बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये एक न्यू नॉवल है और मैं इसे रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ, इसलिए अगर आप अर्ली रीडर बनना चाहते हो, अभी बेस्ट टाइम है। अगर आप चाहते हो चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन या फुल पावर सिस्टम ब्रेकडाउन या कैरेक्टर एनालिसिस, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसे ही डीप फैंटेसी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।